आज की पढ़ाई करने से पहले बेटा एक काम ज़रूर करते हैं। जो ये रेड सा लिखा हुआ सब्सक्राइब है ना, इसको बेटा टच कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस आसानी से मिल जाएं। साथ में बेटा बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको अच्छे से प्राप्त होता रहे। हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है क्लास 10 के त्रिभुज को लेकर के हमारी पिछली कुछ वीडियोज़ आ रही हैं। अब तक 6 वीडियो मैंने अपलोड की हैं। 6 की 6 वीडियो आपको बेटे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आसानी से उनको देखिएगा। 7वीं वीडियो आज हम लेकर के आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में आपके सामने क्या होगा मैं भी आपके सामने डिस्कस करता हूं। अभी वीडियो फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए बेटे शुरू करते हैं आज का जो काम है। पहले हम देख लेते हैं बेटे आज करना क्या है हम लोगों को। आज हम आपके सामने बेटे वीडियो नंबर 7 के अंदर परमेय आपके पास में जो है, ठीक है, परमेय है 6.6 की हम बात करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। साथ ही साथ बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नावली आपके सामने आज हमारे सामने होगी। वो प्रश्नावली होगी प्रश्नावली 6.4। अब ये जो टॉपिक आपके सामने लिखा है बेटा, मैं आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इसको लेकर के दे दूं। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के अंदर हमेशा ये होता आया है, या तो इस प्रमेय के बारे में पूछा जाता है या फिर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले 10 साल के सीबीएसई के आप जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसके पेपर उठा करके आप देखोगे तो इसमें से ट्रायंगल में से इन दोनों चीज़ों में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, यानी कहने की बात ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, हमारे पास में जो परमेय नंबर 6.6 है, मैं उसका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है, उसकी जो लैंग्वेज है उससे पहले हम लोग पता करते हैं क्या दिया है, क्या प्रूफ वो करवाना चाहता है, उसको देख लेते हैं ताकि आपको जो है काम आसान हो जाए। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, मैं आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। स्टेटमेंट देखो सामने भी लिखा है और मैं पढ़ भी रहा हूँ कि दो समरूप त्रिभुज हैं जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसको हमें प्रूव करके दिखाना, ये आपकी थ्योरम है। हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं, तो दो समरूप त्रिभुज पहले बना लीजिए। एक मैंने ये बना लिया, एक बेटे मैंने ये बना लिया। बहुत आसानी से परमेय सिद्ध करेंगे। ये पी क्यू और आपके पास में पहले वाले को आप ले लीजिए ए बी सी, पहले को ले लीजिए। ये वाला ए बी और सी, इसका नामकरण कर लें। इस वाले को हमने बेटे पी क्यू और आर कह दिया। दो त्रिभुज है हमारे पास में। तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए कि दिया क्या है, उसने खुद ही कहा है, दिया है हमें क्या कहा है उसने कि दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और आपके पास में त्रिभुज पी क्यू आर। ये दो चीज़ें आपको दे रखी हैं और दोनों की दोनों समरूप हैं। उसने खुद ही कहा है समरूप हैं। समरूप होते ही, ये समरूप शब्द आते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए बात कि अगर समरूप हैं तो क्या क्या चीज़ें समरूपता में होती थी। समरूपता की दो कंडीशन मैंने आपको अच्छे से बताई थी कि हमारे पास में इनकी भुजाएं समानुपातिक होंगी या फिर इनके संगत कोण जो हैं आपके पास में बराबर होंगे। यानी कि ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि समरूपता को लेकर के पिछली 6 वीडियोज़ में हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अध्ययन किया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप लोग प्लेलिस्ट में भी जा करके इन वीडियोज़ को आराम से देख सकते हैं और आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आराम से, ठीक है। क्योंकि आप अगर इन चीज़ों को अच्छे से देखोगे बैठ के तो मेरा बेटा ये 100% श्योर है कि अगर आप मेरी वीडियो को उसको पूरा देखोगे तो ट्रायंगल आपको कतई भी कठिन नहीं लगने का, ठीक है। तो अब आज जो हमारे पास में परमेय है उसमें हमें दिया गया है कि दोनों त्रिभुज आपके पास में क्या है, समरूप हैं। समरूप होते ही कहने की बात यह है कि उसके एंगल जो होंगे आपके पास में सारे के सारे, कहने की बात ये एंगल बेटे, ये वाला एंगल तो किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा। एंगल ए बराबर आ जाएगा एंगल पी के, ठीक है। साथ ही साथ एंगल बी जो है बेटे आ जाएगा एंगल क्यू के, बिल्कुल ठीक है। और एंगल आपके पास में सी बराबर हो जाएगा एंगल आर के, बिल्कुल ठीक बात है। ये समरूपता की कंडीशन थी। साथ ही साथ हम लोग एक बात और समझ लें कि इनकी भुजाएं भी अनुपातिक होंगी, यानी कि ये बटे ये, यानी कि पहली भुजा, पहले त्रिभुज की पहली भुजा कौन सी, यहाँ तथा कर रहे लिख लें क्योंकि जिसका भी यूज़ करेंगे हम इस्तेमाल कर लेंगे। ए बी बटे पी क्यू, फिर आपके पास में बी सी, ये वाली बी सी बटे क्यू आर बराबर होगा बेटा हमारे पास में ए सी बटे पी आर के। तो ये चीज़ें हमें दी गई हैं। उसने सिर्फ इतनी बात कहा था, मैं भी बता रहा हूँ आपको, उसने सिर्फ कहा था कि दो त्रिभुज समरूप हैं। तो दो समरूप त्रिभुज होने के साथ साथ तो ये भी चीज़ होगी आपके पास में और ये भी चीज़ होगी, बिल्कुल ठीक बात है। और हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है उसको भी थोड़ा बेटा ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करना है
ठीक है, वो सीधी क्या करवा रहा है हमारे से कि अगर इन दोनों के क्षेत्रफल निकालूंगा, क्षेत्रफल को मैं लिख रहा हूँ तो मैं शॉर्टकट में ए आर लिखूंगा। ए आर मतलब होता है एरिया, समझ में आ रही बात। एरिया मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। इस चीज को पढ़ने की कोशिश करें कि एरिया मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, यानी कहने की बात उसने कहा है कि अगर हम एरिया निकालना है किसका, त्रिभुज ए बी सी का, बटे अगर मैं एरिया निकालूं त्रिभुज पी क्यू आर का, इन दोनों का अगर मैं अनुपात निकालूं तो वो जो होगा बेटा हमारे पास में वो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। कहने की बात यह है, या तो इस वाली को ले लो, यानी कहने की बात है कि ए बी बटे पी क्यू का वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है नहीं, या यही चीज़ बराबर होगी, मैं लिख देता हूँ बी सी बटे क्यू आर का वर्ग, बिल्कुल ठीक बात है। या फिर आपके पास में ये बराबर होगा ए सी बटे पी आर का वर्ग। मतलब कहने की बात ये है आपके पास में कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। वो चाहे कोई भी दो भुजाएं ले सकते हो। यानी कहने की बात यह है कि जो नीचे की तरफ सीधी किया है इसमें तीन चीज़ें आ गई। अब जब क्वेश्चन आप करोगे या तो चाहे तो इन दोनों को ले लियो, या फिर इस भुजा को ले लो, या फिर इस भुजा को, यानी कि जैसे भी सवाल की कंडीशन होगी हम उस हिसाब से इस चीज़ को ले लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम इसी स्टेटमेंट को बेटे प्रूव करने जा रहे हैं आपके सामने, बहुत आसानी से इसको प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। तो इसके लिए हमें एक काम करना होगा, इसमें थोड़ा सा प्रूव करने के लिए हमें इसमें एक रचना करनी होगी। मैं रचना यही कर देता हूँ, आपको रचना समझ में आ जाएगी, नीचे दिखेगा रचना, क्योंकि उधर में प्रूफ आ जाएगा पूरा पूरा। रचना में हमें करना क्या है मैं आपको बता दूं। रचना में हम लोगों को दो लाइनें बनानी होंगी इसके अंदर, ठीक है। क्षेत्रफल, क्योंकि जब भी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं आप लोगों को पता है, जब भी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं त्रिभुज की, तो वो हमेशा फॉर्मूला होता है 1/2 आधार, ठीक है, और गुणे ऊंचाई। आपके पास में ये फॉर्मूला होता है। यानी कहने के बाद आधार ऊंचाई की, आधार की और ऊंचाई की आवश्यकता हमें होती है। अब बेटे दोनों त्रिभुजों में आधार तो क्लियर है कि आधार यहाँ पे BC है, यहाँ पे आपका QR है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमें ऊंचाई क्लियर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले की ऊंचाई बना लेते हैं। इसको एक लंब डाल लेंगे आप ए से इस नीचे वाली भुजा पे, ये मैं जो हल्का हल्का बना रहा हूँ, ये वाला आपके पास में लंब आ गया। ऐसे बेटे हमारे पास में एक लाइन ये बना देंगे जो कि हमारे यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। और हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, इस चीज़ को हम सपोज क्या देते हैं, ये वाला जो पॉइंट निकल कर रहेगा इसको हम M कह देंगे, इस वाले पॉइंट को बेटे हम N कह देंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखें। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटे जो AM है, AM जो है वो BC पर लंब बनाना है। किस पे लंब बनाना है, BC पे। ये लंब का निशान है, आप देखिएगा ये लंब का निशान है। और साथ ही साथ बेटे जो PN है, ठीक है, वो आपके पास में किस पे लंब बनाना है, हमें QR पे लंब बनाना है, QR पे लंब बनाना है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हम लोगों को रचना करनी है, जो मैंने डब्बे में बंद करी है कि रचना क्या की गई कि हमने इसमें लंब डाला और इसमें भी लंब डाला। अब कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बेटे आपके सामने नहीं है। करते हैं, उत्पत्ति का मतलब आपको पता ही है कि इसका प्रूफ या फिर प्रमाण हिंदी में आप कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब आपको जो चीज़ दी गई है उस हिसाब से लोग काम करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ जो करना है दोनों के क्षेत्रफलों को लेकर के करना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। एरिया त्रिभुज ABC कितना होगा, फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार। अब आप लोग मुझे बताओगे चित्र देख करके कि BC इस ट्रायंगल के अंदर आधार बेटा क्या बना हुआ है। आधार मुझे लग रहा है बेटा BC बना हुआ है ना। तो हम लोग 1/2 आधार यानी कि BC गुणे ऊंचाई कितनी हमने ली है AM, जो कि रचना में हमने की थी, AM लंब डला था BC पे। तो ये हमारे पास में बेटा आ जाएगा AM। यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आ रहा। इसको आप अभी ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही फिर निकालो आप त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारे पास में, PQR। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो उसमें भी क्या होगा 1/2 आधार। इसका कितना आधार बनेगा बेटे, QR। कितना बनेगा, QR। कितना बनेगा, QR। और गुणा इसकी ऊंचाई कितनी बनेगी आप लोग बता सकते हो बेटा, इसकी ऊंचाई है PN। कितनी है, PN। इस थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए PN, बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर मैं इन दोनों को भाग कर दूं, भाग करने का मतलब है कि क्योंकि हमें अनुपात ही चाहिए, देखिए आप लोग, हमें अनुपात ही चाहिए, तो हम भाग करें, यानी कहने की बात है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC की बात करें। किसकी बात करें, ABC बटे एरिया ऑफ, एरिया मतलब क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR। तो बेटे ये किसके बराबर होगा, इन दोनों को जब मैं भाग करूंगा तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, आप लोग करके देख सकते हैं। तो केवल बनेगा हमारे पास में बचेगा बेटे BC बटे QR गुणे आपके पास में AM बटे PN। आप लोग पेन और पेपर का यूज अगर करोगे तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और इसको समीकरण नंबर हम 1 बोल देंगे, यहाँ पे इसको क्या कह देंगे,
संबंध नंबर 1 बना के हम छोड़ देंगे, हमारा काम बिल्कुल बनने वाला, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम एक काम करते हैं बेटे, इसमें हमारे पास 2 ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं। क्या करते हैं हम कि जो त्रिभुज हमारे पास में ABM है, ABM है, ABM यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है बेटे इधर वाला, जिस पे मेरा ये मार्का चला इस तरीके से, इसको मैंने थोड़ा सा आपके सामने लाइट सा बना दिया है इस वाले को, और साथ ही साथ इस वाले ट्रायंगल के इस वाले त्रिभुज की बेटे मैं बात करता हूँ, दोनों त्रिभुजों की बात करता हूँ इनकी, यानी त्रिभुज ABM, त्रिभुज ABM तथा आपके पास में दूसरा त्रिभुज है PQN, P त्रिभुज कौन सा बेटा, PQN आपके पास में। इन दोनों में अगर मैं बात करूं, इन दोनों को अगर मैं एक बात देखूं, इन दोनों को अगर मैं किसी भी तरीके से समरूप दिखा देता हूं तो काम हमारा एकदम से बन जाएगा, और आसानी से हम इसको समरूप दिखा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में जो कोण B होगा हमारे पास में बेटे, कोण B, ये वाला जो कोण है बेटे वो तो किसके बराबर होगा, कोण Q के बराबर होगा। आप कहोगे सर जी ऐसे कैसे, ऐसे कैसे नहीं, हवा में कोई बात नहीं होनी है, हमें दिया है, देखो कोण B बराबर Q, कोण B बराबर Q के बराबर हमें दिया है, तो इसका रीज़न आप यहाँ लिख सकते हो बेटे, दिया है, क्या दे सकते हो, दिया है ना। उसी के बाद में और देखो क्या चीज़ है, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला AMB एंगल, AMB वो बराबर होगा एंगल PNQ, एंगल PNQ। आप लोग कहोगे सर जी ऐसा कैसे, क्योंकि हमने जो है रचना में ये लंब डाले थे, ये वाले लंब का मतलब होता है बेटे ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये भी लंब था ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, और बेटे ये भी लंब था जिस पे मेरा मार्कर चल रहा है चौक, ये भी लंब था। तो लंब हमेशा नीचे वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है, दोनों एंगल आपके पास में 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये हमारे पास ऊंचाई थी, क्या थी ये, ऊंचाई के कारण है ये, क्योंकि हमने त्रिभुज की ऊंचाई की बात की थी जब, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि जब दोनों त्रिभुजों में 2 एंगल बराबर हो गए, मैंने पहले भी आपके पास में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको समरूपता दिखाने की टेक्निक्स आपको बताई गई थी, बिल्कुल ठीक बात है। तो उसमें ये बात बताई गई थी कि अगर 2 एंगल भी बराबर हो जाए तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर होगा, तो हम इसको कहते थे AA समरूपता। क्या कहते थे, AA समरूपता। समझ में आ रही बात। समरूपता से क्या होगा आपके पास में कि जो दिए गए दोनों ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल ABM को समरूप कह देंगे, ट्रायंगल PQN के आपके पास में। और बेटे जब समरूप हो जाएंगे तो बेटा जब समरूप हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं तो अनुपातिक हो ही जाएंगी अपने आप में, क्योंकि समरूप होने का मतलब भुजाएं आपके पास में क्या रहेंगी, अनुपातिक। तो बेटे अगर हम बात करें कि AB बटे इन दोनों त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी, ये भुजा बटे ये भुजा आ जाएगी, AB बटे PQ बराबर हो जाएगा बेटे AM बटे PN, क्योंकि आप अगर पिछली वीडियोस को लगातार देख रहे होंगे तो जो जो स्टेप मैं ले रहा हूँ आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं भी देखी है तो आप लोग जरा जाइए प्लेलिस्ट में देखिएगा। साथ में BM आपके पास में बटे आपके पास में कितना, QN। तो ये हमारे पास एक नया रिजल्ट निकल करके आया। अब हम एक काम करें बेटा, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप अपने दिमाग में लगाइए कि ये अगर मैं इस पहले वाली चीज़ को उठा लूँ, इस दोनों को, ठीक है, AM/PN बराबर है AB बटे PQ के, AB बटे PQ के। और इस चीज़ को मैं समीकरण 1 में इस्तेमाल कर लूँ, जो समीकरण 1 बनाई गई थी बेटा, आप ध्यान दीजिएगा, ये बनाई गई थी समीकरण 1, है ना। यानी कि AM/PN को मैं AB बटे PQ लिख सकता हूँ। तब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, समीकरण 1 कैसे बन जाएगी बेटा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर बन जाएगा BC बटे QR गुणे BC बटे QR गुणे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, AM बटे PN था। इस AM बटे PN की वैल्यू क्या लिख दूँ मैं, AB बटे PQ, AB बटे PQ। बिल्कुल समझ में आ रही बात। अब आप लोग अगर दिया होगा कि एक कंसेप्ट पे और चले जाए, देखिए AB/PQ बराबर है BC/QR बराबर है AC/QR। तो अगर इस कंडीशन का यूज़ कर लें आप बेटे, हाँ, आपकी थ्योरम जो है आपके सामने बिल्कुल बिखर के नाम नीचे गिरेगी। कैसे कि BC बटे QR को लिख सकते हैं AB बटे PQ, क्यों, दिया है ये भी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस BC बटे QR को, इस वाली टर्म को मैं क्या लिख रहा हूँ, AB बटे PQ। तो क्या बनेगा आपके पास में, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूँ और रफ कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब तो ये चित्र का काम खत्म हो गया, आपको सिर्फ प्रूव करना है।
ठीक है बेटा। तो हमारे पास में जो बनेगा वो बनेगा, देखिए इस पर मेरे को बैठा दो यार, ये बनेगा ए आर त्रिभुज ए बी सी, इनके त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल त्रिभुज बेटे किसका, पी क्यू आर का आपके पास में बराबर होगा, वो था बी सी बटे कितना था, क्यू आर गुणे किसके, आपके पास में ए बी बटे पी क्यू के। अब मैं कह रहा हूं, मैंने कहा है कि बी सी बटे क्यू आर, इस वाले दिए हुए वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए बी बटे पी क्यू, तो इसकी जगह मैं ए बी बटे पी क्यू रख सकता हूं आराम से, ए बी बटा पी क्यू लिखा जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों चीजें सेम हो गई तो हम इसको लिखा जा सकता है बेटा कि हमारे पास में ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर जो है वो आपके पास में बराबर हो जाएगा किसके बेटे, ए बी बटे पी यू का होल स्क्वायर, जो कि मुझे सिद्ध करना, देखें यहाँ पे सिद्ध करना था ये वाली चीज, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का सिद्ध करना था वैसे तो, लेकिन हमने ये वाला पार्ट सिद्ध कर दिया कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर है। अब ये आपका यहाँ पे प्रूफ समाप्त हो गया, ये प्रूफ हो गया आपके पास में, ठीक है। अब आप लोगों को कहोगे सर जी ये कैसे किया जाएगा, इसको करने की कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको दिया है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। अगर आप ए बी बटे पी क्यू की जगह बी सी बटे क्यू आर भर दोगे तो ये वाला प्रूफ निकल कर आ जाएगा, देखिए ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पे क्या भर दूँ, यहाँ पे मैं ए बी की बटे पी क्यू की जगह बी सी बटे क्यू आर रख दूँ तो ये जाएगा बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। देखिए आप लोग बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर के बराबर है, तो एक रिजल्ट और निकल करके आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपके पास में ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। तो कहने की बात यह है कि इस प्रूफ को आप लोग सही सिस्टम से लिखिएगा कॉपी में और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना आसान प्रूफ है। और मैं आपको बता दूं, त्रिभुज के समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को लेकर के मैं पहले भी वीडियो शुरू जब हुई थी तब मैंने बताया था आपके पास में, तब भी कहा था कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, या तो ये परमेय या फिर इसमें से एक्सरसाइज, ठीक है नहीं आपके पास में। तो अभी हम आपके सामने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन सवाल हल करेंगे सारे के सारे। बात करते हैं प्रश्नावली आपके पास में, फटाफट बात करते हैं 6.4 के प्रत्येक सवाल को हल करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला सवाल क्या कह रहा है, स्टेटमेंट सामने लिखिए, मैं पढ़ भी रहा हूं और आपके सामने सॉल्व करता हूं। स्टेटमेंट लिखी है कि कहा गया है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दोनों समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल क्रमशः इतने इतने हैं। तो हमें ई एफ अगर इतना दिया है तो बी सी हमें ज्ञात करना है। तो आप लोगों को इसको करने से पहले ट्रायंगल बना लेना चाहिए ताकि आपको ये स्पष्टीकरण मिल जाए। हमारे पास एक त्रिभुज बेटा उन्होंने दिया है, क्या दिया है, ये वाला हम कहते हैं ए बी सी, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज हमें दिया गया है, आप लोगों को दिख रहा है साफ साफ, डी ई एफ, डी और ई और एफ आपके पास में, ए बी सी और डी ई एफ हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, इसमें जो दो चीज़ें दी गई हैं उसको ध्यान दीजिएगा, क्या क्या दिया है उसने कहा है कि आपके पास में जो क्षेत्रफल है ए बी सी का वो तो कितना है बेटा, 64 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है आपके पास में 64 वर्ग सेंटीमीटर। आप ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा, वर्ग सेंटीमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 64 वर्ग सेंटीमीटर है बेटा, और इसका है 121 वर्ग सेंटीमीटर, ये दूसरे वाले का 121 वर्ग सेंटीमीटर स्टेटमेंट में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 121 वर्ग सेंटीमीटर आपके पास में। दूसरी बात क्या कही है उसने कि ई एफ जो रेखा है, ई एफ का मतलब बेटे हमारे पास ई एफ रेखा ये वाली है, इसकी जो लेंथ दी है उन्होंने 15.4, आप साथ साथ देखते भी रहें, सेंटीमीटर आपके पास में, ठीक है। और वो कह रहा है हमें बी सी की लेंथ हमें निकालनी, इसकी हमें लेंथ निकालनी है, बी सी की हमें क्या करनी है, लेंथ यानी कि लंबाई हमें इसकी ज्ञात करके दिखानी है। बेटा कोई दिक्कत नहीं, इसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और हम लोगों को अभी थ्योरम हमने एक पर में प्रूफ की है, क्या प्रूफ की है कि अगर हम एरिया निकालते हैं कभी भी त्रिभुज ए बी सी बटे, अगर हम एरिया निकालते हैं त्रिभुज दूसरे ट्रायंगल जो जिसके समरूप होगा, ट्रायंगल डी ई एफ, तो वो क्या कहता है कि वो हमेशा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। संगत भुजा मतलब जैसे कि हम जिसके लिए हमें काम करना बी सी निकालना है, तो आप लोग बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि वो तीनों भुजाओं के संगत, अगर हम तीनों भुजाओं के
के लिए भी ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में। इनमें से कोई एक भुजा के लिए हमने यूज़ किया है जिसके लिए हमें काम करना BC के लिए। जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं वो लिख सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें 64 दी गई है और बेटे इसकी वैल्यू हमें 121 दी गई है, इज इक्वल टू बेटा इसकी वैल्यू हमें दी गई है, ध्यान दीजिएगा BC हमें निकालना है, हम इसको XC लिख लेते हैं, और ये दिया गया 15.4 का होल स्क्वायर, इनका सबका स्क्वायर होगा। अब यहाँ से ना देखो, सवालों को जब भी हल करते हैं, कभी भी कैलकुलेशन वर्क हो तो थोड़ा सा वहाँ सोच लिया करते हैं, क्योंकि कुछ व्यक्ति ज़्यादा सोचते नहीं है, बस करना शुरू कर देते हैं, कहने के बाद कैलकुलेशन वर्क में इतना घुस जाते हैं कि वो सवाल बेवजह लंबा कर देते हैं। अगर इसकी कैलकुलेशन आप एक सिस्टम से दिमाग लगा करके करोगे तो ये ज़्यादा टफ नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ बेटे 8/11 का होल स्क्वायर बराबर x/15.4 का होल स्क्वायर। बताइए किसी को दिक्कत है? क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है, 121 जो है होता है आपके पास में 11 का वर्ग। दोनों पक्षों का अगर मैं वर्गमूल लूंगा तो वर्ग हट जाएगा, तो ये केवल बचेगा 8/11 बराबर x/15.4। बिल्कुल ठीक है। आप ब्रज गुणा करके ये आप आसानी से x का मान निकाल सकते हो, यानी कि 8 × 15.4/11 बराबर x चाहे बराबर इस तरफ लिख लो या फिर इस तरफ लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको आप काट लीजिएगा, 11 एकम 11, ठीक है, और 11 चौक 44 आपके पास में x बराबर आ जाएगा 8 × 1.4 और 14 8 112 होते हैं, 0.1 के बाद 11.2 सेंटीमीटर जो है बेटा ये आंसर इसका आसानी से आ जाएगा, जो कि आपके सामने एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आते हैं। देखिए स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पे लिखा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिखा है एक सबलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। उन्होंने कहा है एक समलंब है, स्टेटमेंट के अनुसार समलंब ऐसा ही होता है हमारे पास में, ठीक है, और वो क्या है समलंब ABCD, A B C और D। साथ साथ जो दिया है उसको लिख लीजिए, क्योंकि आसान पड़ेगा सवाल करना। सवाल नंबर 2 है, ध्यान रखें। दिया क्या है हमारे पास में? दिया है कि भुजा जो AB है बेटा वो समांतर है CD के, है ना, यानी कि ये वाली जो साइड बेटा है वो इसके समांतर है। साथ ही साथ उसने कहा है कि जो विकर्ण है इसके जो विकर्ण है, एक विकर्ण बेटा हमारे पास में ये बनेगा और एक विकर्ण हमारे पास में बनेगा ये वाला, ठीक है, जो आपस में पॉइंट O पर कट करते हैं। कहाँ पे कट करते हैं बेटा? पॉइंट O पर कट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को जो निकालना है, ज्ञात करना है, उसको लिख लो। चलो यहाँ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सीधे नहीं करना हो, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल EOD, ये हमें फाइंड आउट करके दिखाना है, जो कि बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और दी है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। वो दिया है कि AB बराबर है 2CD के, यानी कि AB की लंबाई वो CD से डबल है। इस चीज़ का भी मैं यूज़ क्वेश्चन के अंदर करूँगा। तो बहुत आसानी से आप लोग एक काम देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इन दोनों त्रिभुजों की, हल करते हैं इसको। देखिए अब बात करते हैं त्रिभुज AOB तथा आपके पास में त्रिभुज जो हमारे पास में है COD में कहाँ कहाँ है उनको देख लीजिए। डायग्राम के अंदर AOB आपके पास में बैठे ये त्रिभुज बनेगा AOB, यानी कहने की बात ये वाला त्रिभुज जिसमें मैंने लाइनें बनाई हैं, ठीक है। और साथ ही साथ COD कौन सा बनेगा? COD भी नीचे वाला बनेगा, जिसमें मैंने ये इस तरीके की लाइनें बना रहा हूँ, ये वाली आप देखिए, ये वाला जो है जिसमें मैंने आपके सामने कुछ ये अलग सा ही बनाने की कोशिश की है। अब चूंकि हम लोगों को इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना, तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए जिन्होंने प्रमेय को ध्यान से देखा है। अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए उनकी संगत भुजाओं को निकाल लीजिएगा, तो उससे आराम से काम बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिएगा जरा। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? वैसे हम पिछली कई एक्सरसाइज में इनको बहुत बार प्रूव कर चुके हैं, लेकिन चलिए दोबारा हल कर रहे हैं, दोबारा कर देते हैं, देख लेते हैं। जो एंगल हमारे पास में AOB होगा वो बराबर होगा एंगल COD के। ऐसा क्यों? यानी कि ये वाला बेटा जो कोण होगा ये हमेशा बराबर होगा इसके। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से हैं? शीर्षाभिमुख, ठीक है। शीर्षाभिमुख का मतलब आपके पास में होता है, हिंदी में थोड़ा सा अजीब लिखा, शीर्षाभिमुख। भिमुख का मतलब ये हो गया कि ये वर्टिकली अपोजिट अंग्रेजी में इनको कहा जाता है, ठीक है। ये एंगल हैं जो कि हमेशा बराबर होते हैं। जब दो लाइनें आपस में काटती हैं तो ये वाले एंगल हमेशा बराबर होते ही हैं। अब बात करते हैं एंगल आपके पास में एंगल बात करते हैं इस वाले एंगल की। ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला एंगल हमेशा इसके बराबर, इस वाले के बराबर होता ही है। इनको हम एकांतर कोण कहा जाता है। तो मैंने पहले भी कई बार इसको बताया है। तो एंगल आपके पास में
BAO बराबर होगा एंगल आपके पास में OCD के। क्यों? इसको लिख सकते हो आप एकांतर कोण। कितना कोण? एकांतर कोण है ये। अब जब दो एंगल बराबर हो गए दोनों त्रिभुजों में, तो हम लिख सकते हैं AA समरूपता से, AA दो एंगल बराबर, तो यानी कि AA समरूपता से क्या होगा कि जो ट्राइंगल आपके पास में AOB होगा बेटा, AOB वो समरूप हो जाएगा ट्राइंगल COD के। और जब समरूप हो जाएगा तो आपको ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि इनका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज COD, ठीक है, बराबर होगा आपके पास में इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के। समझ में आ रहा? संगत भुजाएं कौन कौन सी ले लें बेटा हमारे पास में? एक विशेष मैं आपको फिर बात बता दूं आपके पास में, ये चीज़ मैं बताना बहुत कई बार बताया भी है। ये वाले ट्रायंगल बने हैं बेटा हमारे पास इस तरीके से, इनकी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं। ये A है, ये B है, ये O है और ये C है और ये D है। तो संगत का मतलब क्या है? ठीक है, संगत का मतलब है जैसे बेटे ये वाला कोण इस त्रिभुज में इसके बराबर है, तो ध्यान दीजिएगा अगर ये 1 नंबर डाल दूं तो ये भी 1 नंबर होगा। ये वाला हमारे पास इसके बराबर है, तो ये वाला अगर इसको मैं 2 कह दूंगा तो ये भी 2 होगा। तो संगत का मतलब ये है कि जैसे कोण 1 के सामने वाली भुजा, यानी कि इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? AB, और इस वाले त्रिभुज में कोण 1 के सामने वाली भुजा वो होगी CD, इनका वर्ग के। बिल्कुल ठीक बात है ये वाली चीज़। अब आप लोग देखिएगा AB का मान उन्होंने दिया ऊपर, AB बराबर है 2CD के, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2CD बटे DC का होल स्क्वायर। CD या DC तो बात एक ही है ना आपके पास में, तो इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा बेटे 2 का वर्ग 4, 4 बटा 1, 4 बटा 1, ठीक है। चार बटा 1, तो कहने के बाद इन त्रिभुजों में जो अनुपात आएगा वो 4:1 का आ जाएगा, जो कि आपका आंसर बना है। तीसरा सवाल मैं पढ़ रहा हूँ बेटा, देखिएगा ध्यान से। तीसरे सवाल को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया आकृति 6.44, यानी कहने के बाद आपके पास में एक चित्र है, वो चित्र मैं आपके सामने बना देता हूँ। मैं बना लेता हूँ इसको, ऐसे करके इन्होंने बनाया है ये, ठीक है। इस वाले पॉइंट को उन्होंने बोला A, इन्होंने B, ये दिया है इन्होंने D और ये दिया है इन्होंने C। अजीब तरीके से पॉइंट बनाए हैं, देखिएगा आप लोग कि AC ऊपर की तरफ है, BD नीचे की तरफ है। कहा गया है, मैं पढ़ रहा हूँ दोबारा से, आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC, यानी कि इस एक आधार पे दो त्रिभुज बनाए गए हैं। एक तो त्रिभुज ABC बनाया गया है आपके पास में इस BC पे, ये आधार जो लाइन मैंने डार्क करी गई है, ये इस आधार पे दो त्रिभुज बने हैं ABC, यानी कि ये वाला त्रिभुज आपके पास में, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास में DB और C, ये वाला। हम लोगों को ये कहा गया है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कि हम लोगों को कहा है कि यदि AD BC को O पर काटे, यदि AD का मतलब हमारे पास में एक लाइन AD बनानी पड़ेगी, तो ऐसे ही बनेगी ना भैया, इसको किस पॉइंट पे काटे? O पे काटे, ठीक है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ, सिद्ध करना है, यहाँ लिख लेते हैं क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन से का? ABC का, ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज आपके पास में DBC, यानी कि दो त्रिभुज जो बने थे सेम आधार वाले, समान आधार वाले, जो कि लैंग्वेज में कहा है, उनका जो क्षेत्रफल है वो AO बटे DO के बराबर होगा। AO बटे DO के बराबर होगा, बहुत आसान है। AO बटे DO के बराबर होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस परमे को हम लोग करेंगे, परमे क्या क्वेश्चन को हम करेंगे तो आसानी समझ में आएगा। चलिए हल करते हैं बड़ी आसानी से। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर होगा 1/2 आधार कितना बनेगा? दोनों का आधार सेम बताया गया, ये वाला आधार है बेटा BC। आप लोग कहोगे सर जी आधार कैसे ही बन रहा है? आप यहाँ खड़े होकर देखो तो आधार ये वाला बना BC, इसका भी और इसका भी, BC गुणे ऊंचाई। अब ऊंचाई हमने डिस्कस नहीं की, आप लोग गलतफहमी मत रहना कि कभी AO को ऊंचाई ले लो, ऊंचाई ये नहीं होगी। ऊंचाई के लिए हमें एक रचना इसमें करनी होगी कि A से लंब डालना पड़ेगा इस पे हमारे पास में, यहाँ पे किसी पॉइंट को ले लेंगे, और इसी तरीके से C से लंब डालना पड़ेगा हमारे पास में इस पे दूसरी जगह, ऐसे लंब ये। तो ये जो लंबाइयाँ होंगी तो ये वाली होगी और ये वाली होगी आपके पास में। इस वाले पॉइंट को क्या लेते हैं? P आपके M। तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा,
हम लोगों को लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ लिख लेते हैं, रचना कर लेते हैं साथ ही साथ, ताकि समझ में आए कि बेटे ए पी जो है वो तो लंब बनाना है किस पे, बी सी पे, तथा एक चीज़ और बनानी है हम लोगों को, क्या बनानी है, डी एम भी लंब बनाना है बी सी पे, यानी ताकि ऊंचाइयाँ हमें प्राप्त हो जाए। ये मैंने बना लिया है। तो जब इस वाले त्रिभुज की बात करूँगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसकी ऊंचाई बनेगी ए पी बटे इसका भी त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार समान है, बी सी गुणा इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपके पास में, डी एम, कितना आ जाएगा, डी एम। अब बेटा 1/2 से 1/2 खत्म है, बी सी से बी सी खत्म, तो आपके पास में जाएगा ए पी बटे डी एम। तो यहाँ पर क्या यानी कहने की बात ये आया, अक्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी जो है बेटा बटे अक्षेत्रफल त्रिभुज आपके पास में कौन सा, डी बी सी, वो आपके पास में बराबर आ गया। इसको समीकरण 1 बना के छोड़ दें बस। त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ए पी ओ तथा आपके पास में त्रिभुज जो दिख रहा है डी एम ओ, ये कहाँ कहाँ है देख लीजिए, ए पी ओ, यानी कि इस वाले की बात करो जो आप चौक से बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज बनेगा आपके पास में डी पी ओ, डी एम ओ, यानी कि इस वाले की बात करो बेटा। अब बस इन दोनों को समरूप दिखा देना, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अब इन दोनों को समरूप दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, समरूप दिखा दो, सर्वांक्षण दिखा दो, समरूप दिखाते हैं आपके पास में, ठीक है। समरूप दिखाने के लिए इनमें देखिए क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं, इजीली हमें समझ में आ रहा है। एंगल ए पी ओ बराबर होगा एंगल डी एम ओ, क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही कोण 90 डिग्री है, क्योंकि ऊंचाई की बात की है, पहले क्वेश्चन में भी हमने बात की थी, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे ही होंगे। बिल्कुल समझ में आ रही है बात। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात और बता दूं, इसके अंदर जो आपके सामने जो इक्वल रहेगी वो एंगल आएगा ए ओ पी, एंगल आपके पास में कौन सा, ए ओ पी बराबर होगा ए ओ पी, देखो ए ओ पी, ये वाला जो एंगल है, ये वाला थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है यहाँ को, ए ओ पी देखिए, ए ओ पी, इस वाले की बात करो, इस वाले एंगल की, वो बेटे इसके बराबर होगा इधर वाले के, आप देखिए वो डी ओ एम के होगा, डी ओ एम के। फिर वही बात आ गई वर्टिकली अपोजिट वाली, शीर्षाभिमुख कौन होंगे, क्योंकि ये लाइन ये वाला, इसको लिख सकते हो आप, कारण इसका क्या कि ये शीर्षाभिमुख हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख है ना, शीर्षाभिमुख कौन हो जाएंगे आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। जब दो एंगल इक्वल हैं बेटा तो हम कह सकते हैं ए समरूपता आपके पास में, ए समरूपता क्या कहती है कि ट्रायंगल आपके पास में जो ए पी होगा वो समरूप हो जाएगा ट्रायंगल डी एम ओ के। और जब डी एम ओ के समरूप हो जाएगा तो संगत भुजाएं क्या होंगी, आप लोग बताइए मुझे, संगत भुजाएं क्या होंगे, समानुपाती होंगी। समानुपाती का मतलब ये है आपके पास में कि इसके सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा ए पी और इसके सामने की भुजा अपॉन डी एम, ए पी अपॉन डी एम, वो बराबर होगा बेटे ए ओ, देखिए यानी कि इस वाले 90 के सामने की भुजा ए ओ बटे 90 के सामने की भुजा कौन सी बनेगी भैया, डी ओ की। भाई इतनी चीज़ बहुत है हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है। अब इस चीज़ को समीकरण 1 में रख लीजिए, समीकरण 1 से क्या कहती थी कि इनका जो क्षेत्रफल था, यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल बेटा आ जाएगा त्रिभुज डी बी सी, वो बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास किसके, पी ए पी बटे डी एम था, और ए पी अपॉन डी एम किसके बराबर है, ए ओ बटे डी ओ के। अब जो सिद्ध करना था उस पर नजर मारिए बेटा, ए पी अपॉन डी ओ, बिल्कुल आसानी से आपके पास में सिद्ध हो गया ये। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन इसके बहुत आसान है, आप लोगों को मैं एक एक क्वेश्चन इस वजह से करा रहा हूँ ताकि अगर आप मेरा कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको कंप्लीट पैकेज मिल पाए, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े। मैं बीच में कोई क्वेश्चन छोड़ दूँ आपसे हल ना हो तो तुम दूसरी वीडियोस को सर्च करोगे, ऐसे से घूमते रहोगे। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि पूरा का पूरा बेटे टॉपिक आपके सामने कवर कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं घूमने की जरूरत ना पड़े, आपको कंप्लीट पैकेज आपको मिले इस चैप्टर का ट्रायंगल का। और अगर आप वीडियो नंबर 1 से इसको इस पूरी चैप्टर को देख रहे होंगे तो मेरी ये पूरी गारंटी है बेटा आपके दिमाग से चैप्टर कतई भी स्लिप नहीं होगा, बहुत आसान से। बस सिर्फ शर्त यह है कि किताब सामने रखिएगा, पेन और पेपर का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा, चैप्टर आपके पास में जो है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत एक ही लाइन का सवाल है, आप लोग उसको पढ़िएगा और करने का प्रयास कीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन वर्क नहीं करनी, ना कोई रचना ना कोई सिद्ध वाले ज़्यादा झंझट में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 इस हिसाब से मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप उसको कर सकते हो, अगर ये आप सारे क्वेश्चन समझते हो तो वो क्वेश्चन आपके सामने कुछ नहीं है।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि थोड़ा सा है, दम है क्वेश्चन में, उसको मैं हल कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की लैंग्वेज स्क्रीन पे लिखिए बेटा। मैं पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ, चित्र के साथ साथ समझते चलेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा 100%। देखिए बेटा क्या है, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजाएं AB BC CA के मध्य बिंदु DE और F हैं। बहुत आसान है, चलिए समझ में आ गया। उसके बाद में DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। बहुत इजीली हम इसको करेंगे सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, किस किस का हमें अनुपात निकालना है, त्रिभुज DEF और त्रिभुज हमारे पास में ABC के क्षेत्रफल का अनुपात। लेकिन पहले चित्र बना लीजिए, उसके बाद में बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि एक त्रिभुज ABC है बेटा, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज हमारे पास में ABC है, ये A है, ये B है और ये C है। इसकी भुजाओं पर क्रमशः यानी दिया गया क्या है, AB पे, BC पे और CA पर पॉइंट है हमारे पास में। AB पे हमारे पास कोई पॉइंट D है आपके पास में, और ठीक है इधर की तरफ, नीचे की तरफ आपके पास में E है, और इस वाले पे हमारे पास में F है। ठीक है, और सिद्ध करने को कह रहा है, मैं थोड़ा छोटा लिखूँ ताकि कवर हो जाए क्वेश्चन इसमें। सिद्ध हमें ज्ञात जो करना है, यहाँ लिख ले, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि जो एरिया है, क्या है, एरिया त्रिभुज DEF, त्रिभुज किसका, DEF। अभी DEF कहाँ है, DEF बना लीजिए, DEF यानी कि ये वाला जो त्रिभुज बना है बीच में, बिल्कुल त्रिभुज DEF आपके पास में, और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ठीक है, ये बेटा हमें फाइंड आउट करना है, ये इजीली हमें निकाल करके दिखाना है, कुछ जबकि जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन हमें एक बात कहा है, जो DEF है, ये जो D है, जो E है और ये F है, ये इनके मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ये है कि जितनी भुजा ये होगी उतनी ये होगी, ऐसी जितनी ये होगी उतनी ही हमारे पास में इधर वाली होगी, और जितनी ये होगी उतनी ही ये वाली, यानी कि मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु अगर है तो हमारे पास 2-3 चीज़ें निकल करके सामने आती हैं कि सबसे पहली बात कि जो DE होगी, आप ध्यान दीजिएगा, DE कि वो आधी होगी AC के। मैं हल कर रहा हूँ सवाल, ये हल कर रहा हूँ, आप लोग ये समझ रहे हो कि भैया ये कैसे हो गई। ये वाली जो भुजा है बेटा, ये वाली भुजा, ये इसकी आधी होगी। आप कहोगे सर जी ये कैसे हो गया, बिल्कुल हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाओगे, क्योंकि बेटे ये इसके बराबर है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो अगर इस त्रिभुज की हम बात करें ऐसे करके, मैं दोबारा दिखाता हूँ बना करके बेटा, हमारे पास में ये A है, B है, C है, ये वाला पॉइंट E है, ये वाला पॉइंट आपके पास में D है। ठीक है, अगर मैं इसको आपस में मिला दूं, ठीक है, तो हमें पता है कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो कन्फर्म सी बात है कि ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। थेल्स की प्रमेय का अगर हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये बटे ये बराबर है, ये बटे ये, क्योंकि अनुपात समान रहेगा इनका, तो ये वाली भुजा बेटे हमेशा इसके समांतर रहेगी। और जब ये इसके समांतर रहेगी तो ये वाला त्रिभुज बेटे हमेशा, ये वाला त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, वो इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, वो हमेशा किसके समरूप रहेगा, इसके। और अगर समरूप रहेगा तो हम लोग अगर संगत भुजाओं की बात करें तो हमेशा कैसे आएगा हमारे पास में कि ये देखो, अगर ये एंगल बराबर होगा इसके, ये एंगल बराबर होगा इसके, और ये तो कॉमन है ही है। तो हम लोग अगर उस समरूपता की कंडीशन को यूज करेंगे इसमें, ध्यान से देखिएगा कि इसके सामने की भुजा कितनी होगी, BD बटे इसके सामने की भुजा आपके पास में AB बराबर होगा आपके पास में कितना, इसके सामने की भुजा BE, ठीक है आपके पास में, और इसके सामने की भुजा BC बराबर होगा आपके पास में इस एंगल के सामने की भुजा कौन सी, DE बटे इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा इस एंगल में AC। ये थोड़ा सा सोचने का विषय है, ये बराबर होंगे। अब लेकिन हमें एक बात पता है, इसमें एक बात हमें क्या पता है, क्योंकि BD जो है BD ये, और जो हमारे पास में AB है, BD तो आधा है ना इसका। आप लोग देखिए, हम इस BD को क्या लिख सकते हैं, BD बटे AB को लिख सकते हैं BD का दो गुना। अब BD का 2 गुना क्यों लिखेंगे बेटा, इस वजह से लिखेंगे क्योंकि हमें दिया गया कि D मध्य बिंदु है, तो इससे ये कटेगा।
तो यानी कि अगर हम इसी पॉइंट की इसकी इनकी बात करें, इसकी हम जिक्र नहीं कर रहे, तो ए ई बटे आपके पास में सॉरी डी ई बटे ए सी जो है वो बराबर हो जाएगा 1/2 के, क्योंकि ए बी डी से बी डी खत्म बेटे, तो डी ई बटे ए सी जो है वो बराबर हो जाएगा 1/2 के। यानी कहने की बात है कि जो डी ई होगा वो 1/2 ए सी के बराबर होगा। और यहाँ आप लिख सकते हो कारण, कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि कारण लिखना जरूरी है, चूंकि कारण लिख देंगे चूंकि डी ई तथा एफ, डी ई तथा एफ क्रमशः, इसमें लिखना पड़ेगा क्रमशः ए बी कोमा बी सी तथा ए सी के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। और अगर मध्य बिंदु हैं तो ये कंडीशन होगी जो कि मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया है। आप लोग अगर इतना भी लिखोगे ना डी ई बराबर 1/2 ए सी, कारण ये दे दोगे, तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, ये होएगा ही ऐसा, ये हमेशा होगा ही ऐसा। अगर आपकी समझ में फिर भी नहीं आ रहा, आप लोग ये जो मैंने चीज़ बताई इसको अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करें, घर बैठ के जो है इस पेन और पेपर का यूज़ करके आप लोग इन ट्रायंगलों के हिसाब से समरूपता की बात के कॉन्सेप्ट को लगाकर ये चीज़ सिद्ध भी कर सकते हो। लेकिन आप इतना भी लिखोगे तब भी चलेगा। चल, तो अब सवाल को हल करने के लिए मैं आपके सामने लेके चलता हूँ त्रिभुज आपके पास में जो दिया गया है, आपके पास त्रिभुज बी ई डी, ध्यान से देखा डायग्राम में कहाँ है बी ई डी, तथा त्रिभुज बी सी ए, तथा त्रिभुज बी सी ए, त्रिभुज आपके पास में कौन, बी सी ए में कहाँ है ये त्रिभुज, बी ई डी कहाँ है भाई, बी ई डी ये वाला त्रिभुज बेटे, ये वाला बी ई डी, इस वाले की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ बी सी ए का मतलब है बी सी ए, यानी कि पूरा बड़े वाला जो त्रिभुज है, पूरा बड़े वाला जो त्रिभुज है उसकी बात कर रहे हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है, आप लोग चाहे तो समझ लेने के लिए इसको अलग रख लीजिए, डी बी ई, यानी कि मैंने इस वाले को बाहर निकाल लिया, एक बड़े वाला जो है हमारे पास वो है ही, ऊपर की तरफ आपके पास में ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, समरूप दिखाते हैं, तो काम आसान हो जाएगा। इनमें कौन कौन से एंगल बराबर है, एंगल बी तो एंगल बी के बराबर है ही है, एंगल बी तो एंगल बी के बराबर है ही है आपके पास में, ठीक है। तो लिख सकते हैं एंगल आपके पास में कौन सा, डी बी ई बराबर होगा एंगल आपके पास में ए बी सी, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, कॉमन है, क्या है ये, कॉमन है, ये तो दोनों में है, कॉमन का मतलब दोनों जगह है आपके पास में, ठीक है। साथ ही साथ जो एंगल आपके पास में जो दिया गया है, एंगल आपके पास में बी ई डी जो है, बी ई डी बराबर होगा आपके पास में जो एंगल है बी सी ए, एंगल बी सी ए, ये कहाँ है देखिएगा इसको, एंगल बी ई डी, यानी कि ये वाला जो एंगल है बेटा वो एंगल होगा बराबर बी सी ए, एंगल हमारे पास में बी सी ए बिल्कुल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये इसके समांतर होगी, बिल्कुल ये लाइन इसके समांतर होगी, तो ये संगत बनेंगे, आप इसे कह देंगे यह है संगत कोण, ठीक है। और अगर दो कोण हमारे पास में बराबर हैं तो इजीली बेटा आप कह सकते हो कि जो ट्रायंगल आपके पास में बी ई डी है वो समरूप होगा ट्रायंगल आपके पास में बी सी ए के, बिल्कुल ठीक है। और अगर ऐसा है तो अभी हमने एक थ्योरम की है, तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, क्षेत्रफल ट्रायंगल बी ई डी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज आपके पास में बी सी ए बराबर होगा, यानी कि संगत भुजाओं के वर्गों के, यानी कि संगत भुजा कौन सी आपके पास में डी ई बटे ए सी, डी ई बटे, यानी कि ये वाली भुजा अगर मैं लूँ ये वाली बटे ये वाली, डी ई बटे ए सी के होल स्क्वायर के बराबर होगा, डी ई बटे ए सी के होल स्क्वायर के बराबर होगा आपके पास में, ठीक है। ये आपको होगा। अब आप ध्यान दीजिए जरा, मैं इसको एक बात बता दूं, क्योंकि डी ई बटे ए सी का मान मैंने पहले निकाल रखा, ये देखो डी ई बटे ए सी का मान यहाँ से निकाला जा सकता है कि डी ई, ध्यान दीजिएगा, बटे ए सी जो दिया गया है वो होगा 1/2 के बराबर। तो अगर मैं इसमें 1/2 रखूँगा तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, कहने की बात आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा आपके पास में 1/4। तो ये कहा जा सकता है आपके पास में, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ उसको देखिएगा, कि एरिया ऑफ त्रिभुज जो हमारे पास में बी ई डी है वो 1/4 है, इसको गुणा में ले जाए किसके, एरिया त्रिभुज, यह बी सी ए का मतलब आप त्रिभुज ए बी सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए बी सी लिखो बी ए सी लिखो, बात एक ही है। तो इसको आप लोग ध्यान दें कि जो बी ई डी है
BED का मतलब ये वाला जो त्रिभुज है ना, इसका जो क्षेत्रफल है ना बेटा, वो पूरे क्षेत्रफल का 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा है। चौथा हिस्सा तो होगा क्योंकि 4 बराबर त्रिभुज बने हुए हैं, 1 2 3 4, ये चौथा हिस्सा इसका होगा। तो इसी तरीके से हम लोग एक काम और इसमें करेंगे, सवाल आसानी से आगे की तरफ बढ़ेगा। हम जिस तरीके से हमने इस त्रिभुज के बारे में बात की है, ऐसे ही हम इसके बारे में बात करेंगे, ऐसे ही हम इसके बारे में बात करेंगे, और फाइनली उसके बारे में बात करेंगे जिसके बारे में वो निकलवाना चाह रहा है। तो अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसी प्रकार हमने ये BED दिखाया तो इस वाले को भी दिखा सकते हैं। त्रिभुज देखिए, एरिया त्रिभुज EFC यानी कि ये वाला EFC बराबर होगा 1/4 एरिया त्रिभुज ABC। सेम तरीके से प्रूव कर सकते हैं। आप कहेंगे सर जी कैसे, जैसे ये प्रूव किया ऐसे उसको प्रूव कर सकते हैं। अब अगर एरिया निकालें हम त्रिभुज ऊपर वाले का, ADF बराबर होगा 1/4 एरिया त्रिभुज ABC। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमने क्या निकाल लिया, 3 चीज़ें निकल करके आई, एक तो ये निकल करके आई, 2 ये निकल करके आई और 3 ये निकल करके आई। अब इन्हीं का 3 को यूज़ करके मैं सवाल आपके सामने ख़त्म करने वाला हूँ। क्या है कि देखिएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं बचा, एक लाइन लिखनी है और कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ कि त्रिभुज एरिया त्रिभुज ABC में कहूँ तो वो किसके बराबर होगा, आप बता सकते हो? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये यानी कि तीनों चारों के योगफल के, यानी कि किसके बराबर, एरिया त्रिभुज BED प्लस एरिया त्रिभुज EFC प्लस एरिया त्रिभुज कौन सा, ADF आपके पास में 1 2 3, चौथा और बचा कौन सा, बीच वाला जो है किसका, प्लस एरिया त्रिभुज कौन सा बेटे, DEF। ये चारों त्रिभुजों को अगर हम आपस में जोड़ दे तो बड़ा त्रिभुज ABC बन जाएगा। अब आपको पता है एरिया त्रिभुज ABC को हम कुछ कहेंगे नहीं, इसका हमने निकाला है 1/4 एरिया त्रिभुज ABC। ऐसे इसका निकाला है 1/4 एरिया, आपके पास में एरिया त्रिभुज ABC। ठीक है, आपके पास में रफ कर सकता हूँ, इमेज का अब कोई काम बाकी नहीं रहा इसमें। ठीक है, वो जो प्रूफ होने वाला वो होने वाला है। प्लस आपके पास में ऐसे ही फिर एरिया, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, त्रिभुज ABC। अभी जो निकाला है देखिए, ये सब चीज़ें लिखी हैं आपके सामने, इसका हमें बारे में जानकारी नहीं है। त्रिभुज DEF को हम जो का तू रखेंगे। अब बेटे देखिए, हम क्या करते हैं, एरिया त्रिभुज ABC को तो हम कुछ कहेंगे नहीं, इसको तो इनको अगर मैं देखो इन पहले 3 की बात करें हम लोग, ये 1/4 यहाँ भी आएगा, पहले 3 की बात करें तो इसको जब जोड़ेंगे, एलसीएम इनका सेम है 4 तो लिखेंगे 3/4 एरिया त्रिभुज ABC। ठीक है, प्लस एरिया त्रिभुज DEF। और जो हमें करना है उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें करना क्या है, हम लोगों को निकालना है कि एरिया त्रिभुज DEF बटे एरिया त्रिभुज ABC। अब ये काम आसान आपके सामने हो गया बहुत। कैसे, देखिएगा, हम लोग इस ABC वाली टर्म को इधर ले आते हैं, तो एरिया त्रिभुज ABC, ठीक है, एरिया त्रिभुज ABC माइनस 3/4 एरिया त्रिभुज ABC। ठीक है, बराबर आ जाएगा एरिया त्रिभुज DEF के, एरिया त्रिभुज DEF के। तो बेटे अब एक में से जब पौना घटेगा, यानी कहने की बात है इसके में, ये जब एलसीएम इसका लेंगे तो आपके पास में ये बटेगा 1/4 एरिया त्रिभुज ABC। आप हल करके देखेगा तो ये बचेगा, बराबर जाएगा एरिया त्रिभुज DEF के। अब थोड़ा याद दिला दूं मैं आपको करना क्या था। ठीक है, मैं आपको वो चीज़ याद दिला दूं करना क्या था। हम लोगों को करना था कि एरिया त्रिभुज DEF ये करना था बटे एरिया त्रिभुज ABC हम लोगों को दिखाना था 1/4 के बराबर, ये हमें सिद्ध करना था, और जो कि आपके सामने बिल्कुल पड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इस ABC को, इस वाली टर्म को इसके बटे में ले जाऊं तो 1/4 बराबर रहेगा एरिया त्रिभुज DEF बटे एरिया त्रिभुज ABC। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारे पास में देखो क्या आ गया, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। बहुत आसान तरीके से इसको देखेगा, कठिन क्वेश्चन नहीं है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको अजीब लगा हुआ
थोड़ा सा लगा होगा कि सर जी ने कर क्या दिया, लेकिन एक तरीका है। आप लोग पहले वीडियो को देखें, उसकी बेसिक चीज़ों को समझें। जहाँ जहाँ वीडियो में कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता, अपनी पेन कॉपी को इस्तेमाल करके आप लोग हल करके देखें, ठीक है, पक्का समझ में आएगा। ये गारंटी है कि अगर नहीं समझ में आया तो भाई फिर फ़ायदा ही क्या हो रहा है हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद में आप लोग जब एक एक मेरे साथ साथ पेन और कॉपी का यूज़ करते हुए स्पीड चाहे स्लो कर लेना, अपने मोबाइल की आपके हाथ में चीज़ें रहती हैं, ठीक है, कितनी स्लो कर लो कितनी फास्ट कर लो, ठीक है। अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये समझ में नहीं आ रहा, तो बेटे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये कॉन्सेप्ट दिक्कत आपको कर रहा है। भले ही मुझे इस क्वेश्चन को दोबारा करके या दोबारा इसकी वीडियो अपलोड करनी पड़े, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काम ही ये है हमारा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों। क्वेश्चन नंबर 6 की लैंग्वेज बेटा पढ़ रहे हैं, देखिएगा। सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग, एक बात आपको बता दूं इस क्वेश्चन को करने से पहले, कि हमने ये चीज़ बताई थी आपको कि अगर हमारे पास में ये बेटे ट्राइंगल ABC है ना, तो अगर इसकी हम माध्यिका बना दें ऐसे, ये माध्यिका का मतलब होता है सामने वाली भुजा के को दो हिस्सों में बराबर दो हिस्सों में काटने वाली लाइन आपके पास में, अगर ऊपर वाले सिर से इससे मिला दें तो ये वाली लाइन AD जो होती है वो हमारी माध्यिका कहलाती है। ये हमने पिछली कई एक्सरसाइज में बात हम कर चुके हैं, लेकिन हम फिर करते हैं आपको समझाने के लिए। हम लोगों को जो कहा गया है सिद्ध क्या करना है उसको लिख लीजिए यहाँ पे, सिद्ध करना है, ताकि टारगेट पे नज़र बनी रहे। सिद्ध करना है, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास में दो समरूप त्रिभुज हो, तो दो समरूप त्रिभुजों का मैं डायग्राम आपके सामने बना लेता हूँ बहुत आसानी से, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं। आपके पास में एक त्रिभुज मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना लूँ भाई, ये त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज बेटे ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये वाला आपके पास में, इसका नामकरण हम कर लेते हैं PQR। क्या कर लेते हैं, PQR। अब जब माध्यिका की बात हो रही तो एक पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल बीच में एक पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा आपके पास में। इस पॉइंट को हम कह लेते हैं बेटे, इस वाले को हम पॉइंट को कह लेते हैं D, और इस वाले पॉइंट को हम कह लेते हैं PQR, और इसको कह लेते हैं M, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं M। इनको जब आपस में मिलाएंगे ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर होगा इनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के, यानी कि AD बटे PM के होल स्क्वायर के। ये हमें सिद्ध करना है, दिखाना है। अब 2 मिनट का काम है, फटाफट हल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चूंकि हमें पता है, चूंकि ट्राइंगल जो ABC है वो समरूप है ट्राइंगल PQR के। क्यों है भाई साहब, दे चुके इस बात को, लैंग्वेज में ही कहा है, दिया है ये चीज़, हमें कहा है उसने कि दोनों त्रिभुज क्या है बेटा सिद्धू, समरूप हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हम जब ये दोनों समरूप है तो आपको एक कंडीशन पता ही है, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी कि AB बटे आपके पास में PQ बराबर होगा AC बटे आपके पास में PR के बराबर होगा BC बटे QR के। ये हमने पता है आप लोगों को, क्योंकि जब समरूप दिया है तो कंडीशन होगी। अब आप ध्यान दीजिएगा बेटा, AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR के। मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं दोनों ऊपर वाले अंश को भी, हर को भी 2-2 से भाग कर रहा हूँ। C के बटे भी मैं 2 कर रहा हूँ, नीचे QR के बटे भी मैं 2 कर रहा हूँ। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 से 2 काट सकते हैं, गणित में किया जा सकता है, लेकिन जो करोगे वो अंश में भी और हर में समान रूप से करोगे। अब आप देखिएगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि AB बटे PQ को हम जोगातु लिखेंगे बराबर AC बटे PR के हम जोगातु लिखेंगे, BC बटे 2। BC बटे 2 का मतलब है बेटे ये वाला, BC बटे 2 का मतलब ये वाला BD बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, BD। इसका बन जाएगा QM, क्योंकि QR का आधा आपके पास बन जाएगा QM, बिल्कुल ठीक बात है, ये बन जाएगा QM। अब जब देखें इस कंडीशन को, थोड़ा गौर से देखिएगा बेटा, आपका बिल्कुल आसान है। अगर मैं इस वाली और इस वाली चीज़ को उठा लूँ, ध्यान दीजिएगा कि AB बटे PQ बराबर है BD बटे QM के। इसको देखिए डायग्राम में कहाँ है, ये AB बटे PQ बटे BD बटे QM, साथ ही साथ ये एंगल B तथा ध्यान दीजिए एंगल B बराबर है एंगल Q के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज उन्होंने कहा है समरूप है, समरूपता में कंडीशन बनती है, आपको पता ही है। तो बेटे ये क्या हो गया, ये तो आपके पास में कौन सी होगी, 2 भुजाएं, SAS वाली बात हो गई, SAS समरूपता हो गई हमारे पास में, हो गई ना समरूपता। तो SAS समरूपता से हम क्या कहेंगे कि जो 2 ट्रायंगल हम लेकर के, ये जो 2 ट्रायंगल हैं, कौन से ट्रायंगल ABD तथा आपके पास में जो ट्रायंगल है कौन से वाला
ट्राइंगल PQM वो समरूप हो जाएंगे, बिल्कुल समरूप हो जाएंगे। जब ये समरूप हो जाएंगे आपके पास में तो इनकी भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। यानी कहने की बात ये है कि AB बटे PQ बराबर होगा, यानी कि ये भुजा तो बराबर इसके है ही, बराबर होगा AD बटे PM के, AD बटे PM के। बिल्कुल ठीक बात है, AD बटे PM के बराबर होगा। बस बात बन गई हमारी। क्या बन गई? अब वो पर में यूज करो 6.6 क्या कि हमें पता है। अब इसको रख दो यहीं पे। अब एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर होगा किसके संग? जो प्रमेय नंबर 6.4 हमने की है वो कहता है कि AB बटे PQ के होल स्क्वायर के। लेकिन AB बटे PQ किसके बराबर है? AD बटे PM। तो लिख दो इसकी जगह AD बटे PM का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, ध्यान से देखेगा। यही आपको प्रूव करना था AD बटे PM वाला। बेटे इसमें एक क्वेश्चन मात्र बचता है, क्वेश्चन नंबर 7। 2 क्वेश्चन और है, वो भविकल्पीय क्वेश्चन, उनको आप आसानी से हल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा सा समझाने का मेरे को है, ये जो थोड़ा सा डायग्राम के लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा गया है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। अब सबसे पहली बात हम बताते हैं आपको, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये भुजा इसके ये तीनों भुजाएं बराबर हों। अगर 2 भुजा बराबर होते समद्विबाहु होता है। तो हम लोग पहले एक वर्ग बना लेते हैं। ये मैंने बेटे आपके सामने एक वर्ग बना लिया, बिल्कुल ठीक है। इसकी एक भुजा पर हमने कोई त्रिभुज बना लिया ऐसे करके, ये इसकी एक भुजा पर ऊपर की तरफ बना लिया, बिल्कुल ठीक है। त्रिभुज का नाम ले लो ABC और D। इसका विकर्ण बेटे ये बनेगा, ठीक है। अब उसने कहा है कि इसकी एक भुजा पे समबाहु त्रिभुज बनाना है। मतलब अगर ये भुजा A है तो ये भी A होगी और ये भी आपके पास में A होगी। और जब समबाहु त्रिभुज है तो ये तो A है तो बेटे ये भी A होगी, ये भी A होगी, क्योंकि हमारे पास इस पॉइंट को ऊपर वाले कह लो ABCDE, ऊपर वाले कह लो E। तो ये जो ABE जो क्षेत्रफल जो त्रिभुज बनेगा उसकी प्रत्येक भुजा A लंबाई की होगी आपके पास में। फिर क्या है, उसको विकर्ण को लेकर के। अब यार पहले एक बात सोचो, इस विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? विकर्ण की लंबाई मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने एक छोटी क्लास में भी पाइथागोरस पर में पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई संपूर्ण त्रिभुज हो और उसकी ये भुजा पता हो तो ये निकालना बहुत आसान होता है। कि क्या होता है, अगर इसका नामकरण हम कर लें, ये A है, ये B है, ये C है, कि ये भुजा निकालने के लिए, यानी कि आपके पास में जो AC का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। पाइथागोरस प्रमेय को लेकर के अगर प्रमेय आगे आएगी भी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ कि बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज़ करें बेटे इस वाली साइड को निकालने के लिए, ये कितनी है? A है, A का वर्ग। ये कितनी है आपके पास में? A का वर्ग। तो ये यहाँ पे हम निकाल क्या रहे हैं? DC, ठीक है, DC का वर्ग। तो बेटे आ जाएगा 2A स्क्वायर, यानी कि DC का वर्ग आया 2A स्क्वायर, या DC बराबर आ जाएगा A√2। आप ध्यान दीजिए, हमेशा त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का किसी भी वर्ग का विकर्ण हम निकालते हैं तो वो हमेशा आता है A√2, अगर A भुजा की लंबाई है तो आपके पास में, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है? अब हम लोगों को करना क्या है देखिएगा, हम लोगों को एक त्रिभुज बनाना है समबाहु। समबाहु का मतलब एक त्रिभुज इसको लेकर के बनाना, वो बनेगा ऐसे करके ही, इधर की तरफ आकर के एक समबाहु बन जाएगा। इस वाले पॉइंट को आप कह लो F। तो ये वाली साइड भी कितनी होगी? A√2 होगी आपके पास में, और ये वाली साइड बेटा कितनी होगी? A√2 होगी, क्योंकि हमारे पास समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। अब हम लोगों को क्या निकालना? क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना। किसके निकालना? क्या, उसको लिख लीजिए पहले। एरिया त्रिभुज ABE बटे एरिया त्रिभुज DBF, ये हमें निकाल करके दिखाना है। और इसको निकालने के लिए अगर हम एक काम कर लें कि इन दोनों को समरूप दिखा दें, पहले इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखा दें इस वाले के, बिल्कुल ठीक है, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर संगत भुजाओं का वर्ग ही आपको करना है। बात समझ में आ रही? और उसे दिखाने में कोई समस्या नहीं, चूंकि हमेशा पता है, चूंकि त्रिभुज जो आपके पास में ABE है तथा जो त्रिभुज आपके पास में DBF है समबाहु है। क्या है? समबाहु है। और समबाहु त्रिभुज की खास बात होती है, दोनों त्रिभुज समबाहु तो समरूप तो होंगे ही होंगे।
समबाहु हैं, समान भुजाएं हैं, तो आपके पास में समरूप हो, यानी कि आपके पास में त्रिभुज ए बी ई जो है वो बेटा समरूप होगा त्रिभुज डी बी एफ के। क्यों समरूप होगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो समरूप तो होंगे ही होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो कोण सबके दोनों त्रिभुजों के कोण 60 डिग्री के होंगे, तो ए समरूपता से हम इनको दोनों को समरूप दिखा सकते हैं। और अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी होंगी बेटा। तो फिर हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं कि एरिया त्रिभुज ए बी ई बटे एरिया त्रिभुज डी बी एफ बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात की। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इसके अंदर संगत भुजा कौन कौन सी बनेंगी आपके पास में। जैसे इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा है, इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा है, यानी कि ए बटे ए अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर आपके पास में दिख रहा होगा। और जब इसको आप हल करोगे ए से ए कट जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर आपके पास में होता है 2। कितना होता है 2, तो इसको लिखा जाएगा 1/2। तो आप लोग इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं क्या, एरिया त्रिभुज ए बी ई जो है वो बराबर होगा 1/2 एरिया त्रिभुज, एरिया आपके पास में एरिया त्रिभुज कौन से वाला डी बी एफ। अब इससे क्या कहोगे आप, इससे क्या, इसको लैंग्वेज में अगर आप लिखोगे इसको, इससे आप कहोगे कि जो क्षेत्रफल है ना ए बी ई का वो डी बी एफ का आधा है। 1/2 का मतलब तो आधा ही होता है ना। तो आपके पास में ये जो कंडीशन पैदा आपने कर दी है, इससे आप साफ साफ कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वाले त्रिभुज का आधा है। बिल्कुल ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करोगे तो आपके मित्र और भी जुड़ेंगे, ताकि आपको भी और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।